मार्च के आखिरी सप्ताह में भारत में कई लोग एक खबर पर चौंक उठे। सरकार ने संसद में पेश वित्त विधेयक में थोक में कई सारे बदलाव कर दिए थे। ज्यादातर प्रस्ताव नए टैक्स लगाने या टैक्स की रियायतें कम करने के थे। सबसे ज्यादा हैरत हुई शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड वालों को। उन पर इन बदलावों की तगड़ी गाज गिरी थी। बॉन्ड और डेट में निवेश करने वाले डेट फंड से आयकर की रियायतें छीन ली गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। संसद के सामने जो वित्त विधेयक रखा गया था उसमें यह टैक्स वाली कैंची छुरियां नहीं थी। मगर जब बिल पारित होने को आया तो बहुत कुछ बदल और जोड़ दिया गया। सवाल तो लाजमी था, क्योंकि संसदीय दायित्व या अकाउंटेबिलिटी की परंपराओं में सरकारों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। मगर सरकारें हैं कि मानती ही नहीं। वित्तीय मामलों में शासकों और सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। सत्ता की वित्तीय मनमानी का विरोध करने पर तो एक वकील के कान तक काट लिए गए थे। बाद में यही वकील अकाउंटिंग सुधारों का मार्गदर्शक बना। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 17वीं सदी में जो हाल फ्रांस का था वही था इंग्लैंड का। राजा और उनके दरबारियों के खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं था। अकाउंटिंग का इस्तेमाल नहीं होता था तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। मार्च 1661 में लुई 16वें ने यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य यानी फ्रांस का शासन संभाला। लुई 16वें के सबसे बड़े सुधारों में अकाउंटिंग भी था। इटली के कार्डिनल जूल्स मैंजरिन लुई 16वें के संरक्षक थे। वह फ्रांस के प्रधानमंत्री जैसे थे। कार्डिनल मैंजरिन अपनी संपत्ति भी लुई 16वें को देकर गए थे, जिनमें उनके अमूल्य मैंजरिन हीरे भी थे। इसी संपत्ति के साथ कार्डिनल मैंजरिन ने लुई को एक अकाउंटेंट भी दिया था। इसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट कोबार्ट। कोबार्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग के माहिर थे। कोबार्ट के जरिए लुई 16वें ने फ्रांस में अकाउंटिंग सुधार शुरू किए, जिससे उनके शासन को मजबूती मिली और इसके साथ दुनिया में सरकारों के लिए अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। इसलिए सरकारी खातों के हिसाब किताब का प्रवर्तक होने का सेहरा लुई 16वें के सर बांधा जाता है। इसकी बुनियाद में थे कोबार्ट, जिन्होंने राजा के लिए एक अकाउंटिंग हैंडबुक बनाई थी, जो आज के किसी सॉफ्टवेयर की पूर्वज मानी जा सकती है। इधर 17वीं सदी के इंग्लैंड में बुद्धिजीवी राजा के कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल उठाने लगे थे। राजशाही और संसद के बीच नियंत्रण की जद्दोजहद चल रही थी। इंग्लैंड के लोग संवैधानिक राजतंत्र को संसद के नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि रॉयल फाइनेंस को पारदर्शी बनाया जा सके और संसद उस पर निगाह रख सके। विलियम प्रेन इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीति के बड़े दिलचस्प चरित्र थे। पेशे से वकील प्रेन को 1621 में लिंकोलन इन का सदस्य बनाया गया। लिंकोलन इन उस वक्त बैरिस्टर और वकीलों का प्रख्यात समूह था। विलियम प्रेन बगावती तेवर वाले वकील थे। वे सत्ता, राजा और चर्च के खिलाफ पर्चे जारी करते थे। इसे पैम्फलेटिंग कहा जाता था। प्रेन अपने दौर के सबसे विवादित और चर्चित पैम्फलेटियर थे, या यूं कहें कि सबसे मशहूर पर्चाबाज थे वकील विलियम प्रेन। शासन और चर्च के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए उस वक्त पैम्फलेट या पर्चे जारी किए जाते थे। वह ईसाई प्रोटेस्टेंट के उस संप्रदाय से आते थे जो तत्कालीन इंग्लिश चर्च के नियमों का खुला विरोध करता था। वकील प्रेन चर्च के नियमों और व्यवस्था को अपारदर्शी मानते थे और इनके खिलाफ तीखे पर्चे लिखते थे। विलियम प्रेन ने किंग चार्ल्स के खिलाफ भी जबरदस्त पर्चाबाजी की। वह किंग और उनके दरबारियों की अय्याशियों और फिजूल खर्ची पर सवाल उठाते थे। अर्थात वकील प्रेन ने चर्च और राजा दोनों से पंगा ले रखा था। इन सब के बीच 1633 में विलियम प्रेन ने एक सनसनीखेज किताब लिखी। इसका नाम था हिस्टीरियोमैस्टिक्स, द प्लेयर्स स्कर्च एंड एक्टर्स ट्रेजेडी। इस किताब से चार्ल्स का सिंहासन हिल गया।
प्रेन ने इस किताब में क्रिसमस के दौरान सम्राट और उनके दरबारियों की रंगरेलियों का ब्यौरा लिख दिया था। सम्राट के दरबार में खाने पीने, नाच गाने और तमाम विलासिता पर खर्च को लेकर विलियम प्रेन खासे नाराज थे। वकील विलियम प्रेन ने इस किताब में इस उत्सवीय रवायत की धज्जियां उड़ा दी जो किंग चार्ल्स के नेतृत्व में चलती थी। प्रेन ने क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान होने वाले नाटकों में महिला कलाकारों की नैतिकता पर भी सवाल उठाए थे। यह माना गया कि यह टिप्पणियां रानी हेनरिटा मारिया पर थीं, जो इन नृत्य आयोजनों में हिस्सा लेती थीं। बस फिर क्या था, किंग चार्ल्स आग बबूला हो गए। प्रेन को राजा के दरबार में जाने से रोक दिया गया। उनकी किताब सेंसर हो गई। इसे छापने वाले को सजा का ऐलान हो गया। प्रेन को इंग्लैंड के सभ्य समाज से निकाल दिया गया। 1635 में विलियम प्रेन को राजद्रोह का दोषी माना गया और उन्हें कान काटे जाने की सजा मिली। हालांकि सजा के तौर पर उनके कान काटे नहीं बल्कि कुतर दिए गए थे। विलियम प्रेन को टावर ऑफ लंदन की जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वकील गजब के जिद्दी थे। टावर ऑफ लंदन में वे जेल की कर्मचारियों की मदद से राजा और चर्च के खिलाफ पर्चे जारी करते रहे। 1637 में विलियम प्रेन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। यह दूसरी बार था जब उन्हें राजद्रोह का दोषी माना गया था। लिंकोलिन इनके दस्तावेज बताते हैं कि इस बार राजा ने उन्हें माफ नहीं किया। वकील प्रेन के दोनों कान काट दिए गए, नाक भी काटी गई। उनके गालों पर गर्म सलाखों से SL छाप दिया गया। इसका मतलब था सिडेशियल लिबेलर, यानी राजद्रोही। लेकिन जल्द ही वकील विलियम प्रेन की किस्मत ने पलटा खाया। कानों और नाक का बलिदान बेकार नहीं गया। 4 साल बाद 1641 में प्रेन को संसद के आदेश से सजा से मुक्त कर दिया गया। समाज में उनका पद और गरिमा लौटाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 1644 में इंग्लैंड की संसद ने राजस्व की निगरानी के लिए जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ऑफ अकाउंट्स के चेयरमैन बनाए गए वकील विलियम प्रेन। इस कनकटे वकील ने संसद की पहल पर किंग चार्ल्स के शासन में अकाउंटिंग के सुधार शुरू किए। 1657 में विलियम प्रेन को इंग्लैंड की संसद ने देश का ट्रेजरर यानी खजांची भी नियुक्त किया। इस सब के बावजूद उस दौर का माहौल सुधारों के माफिक नहीं था। किंग चार्ल्स की टैक्सखोरी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कारोबारियों पर शिप मनी नाम का एक नया टैक्स लगा दिया था। यह विदेश के अलावा शहरों के बीच होने वाले कारोबार पर भी लागू होता था। इंग्लैंड के राजनीतिक माहौल में पहले ही संसद और राजा के बीच ठनी हुई थी। यह टैक्स लगते ही बगावत हो गई। इंग्लैंड में सिविल वार शुरू हो गया। पार्लियामेंटेरियन और रॉयलिस्ट सेनाएं आपस में भिड़ गईं। राजा की सेना हार गई। बगावत करने वालों ने किंग चार्ल्स को पकड़ लिया। लंदन में 30 जनवरी 1649 की बेहद ठंडी सुबह व्हाइट हॉल के सामने किंग चार्ल्स की गर्दन काट दी गई। यह भवन आज के सेंट्रल लंदन में सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर का हिस्सा है। चार्ल्स ब्रिटेन के इकलौते सम्राट थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यह किस्सा आप पहले देख सुन चुके हैं। इसका लिंक इस वीडियो के साथ मिलेगा। बहरहाल, अपने कानों की कुर्बानी देने वाले वकील विलियम प्रेन के सुधार इस बगावत में रुक गए। 1660 में चार्ल्स द्वितीय ने सत्ता संभाली। सिंहासन तब भी अकाउंटिंग या खातों में पारदर्शिता नहीं चाहता था। संसद ने राजा के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए दबाव बनाया तो सिंहासन ने मना कर दिया। उस वक्त लंदन में अकाउंटिंग समझने वाले लोग ही नहीं थे। इसलिए राजा के खजाने और खातों को ठीक करने की मुहिम कामयाब नहीं हुई। लेकिन दबाव बढ़ रहा था, इसलिए किंग चार्ल्स द्वितीय ने वकील विलियम प्रेन को टावर ऑफ लंदन में सरकारी रिकॉर्ड संभालने का जिम्मा सौंप दिया। 1667 में किंग चार्ल्स ने रॉयल ट्रेजरी में अकाउंटिंग ऑफिस बनाया और अंततः इंग्लैंड के सिंहासन को वित्तीय पारदर्शिता के नियमों के सामने झुकना पड़ा। ब्रिटेन की रॉयल ट्रेजरी में अकाउंटिंग सुधारों के साथ ही शुरू हुआ था आज के लोकतंत्र का सफर। मगर वह कहानी फिर सही। आज की दुनिया वकील विलियम प्रेन की कर्जदार है।
जिसने अपने कान और नाक गंवा दिए, लेकिन शासकीय हिसाब किताब में पारदर्शिता की मुहिम को नतीजे तक पहुंचा दिया। यह था आज का किस्सा। अब देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।